नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने पहले आइन और उसके बाद 18वीं तरमीम का एहसान अजीम इस कौम के सर पर चढ़ाया था, कोर कमेटी की पहली मीटिंग पहले राउंड में ही वो सारा मैंडेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दे दिया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या कहते हैं सबसे बड़े मुद्दे के ऊपर, आर्टिकल 243 के ऊपर। जरा ये समात फरमाए। ज्वाइंट चीफ स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है। फिर उन्होंने एक नया जो आपका नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है। और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग के भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, इस सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर कमेटी के एक बुजुर्ग रहनुमा से बात हुई। उन्होंने कहा कि कल जो पहला राउंड हुआ सीसी का, उसमें मैं शामिल नहीं हुआ। आज भरपूर एतराजात उठाऊंगा और ये जितने भी मामलात हैं ये बार्गेनिंग चिप्स हैं। असल मामला आर्टिकल 243 है। आर्टिकल 243 के ऊपर असद तूर क्या कहते हैं, जरा ये समात फरमाएं। सिर्फ ये डिस्कस हुआ कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में हो सकता है, जो मोटी मोटी बातें थी कि ये एनएफसी, 18वीं तरमीम, वफाकी आईनी अदालत, जजेस की ट्रांसफ़र और ये आर्टिकल 243। कई दिनों से बताया कि आर्टिकल 243 पर तो इन बड़ी सियासी जमातों के पास कोई, जैसे कहते हैं ना, निगोशिएशन की स्पेस ही नहीं है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इनको इजाज़त देगी कि इस पर आप कर लें, इस पर आप हमसे बात कर लें कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। वो तो आनी है। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी ने बाद में बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंस किया कि आर्टिकल 243 में तरमीम का मैंडेट उनको कोर कमेटी ने दे दिया है। बाकी हम डिस्कस करके फैसला करेंगे, बाकी पर मेरे पास अभी मैंडेट नहीं है। आईनी तरमीम दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर एग्री हो गई है। हुकूमत तो इस सारी पार्टी की मेजबान है। उन्होंने तो ये एक माहौल रचाया है, बनाया है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी उनके साथ एग्री हो गई। असद तूर का मौकफ आपने सुना। अब असल कहानी शहजाद अकबर बयान करते हैं, वो जरा समात फरमाए। लेकिन असल जो इसका हासिल वसूल है वो ये है कि फील्ड मार्शल साहब के लिए एक नया ओहदा तश्कील दिया जा रहा है, जिसके तहत फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तीनों सर्विसेज के चीफ होंगे। पता नहीं 5, 6, 7 सितारा किस्म के वो एक जनरल होंगे और वो हर चीज़ के मालिक होंगे। एयरफोर्स को भी वो कमांड करेंगे, नेवी को भी वो कमांड करेंगे और फौज को तो वो कमांड कर ही रहे हैं, यानी कि आपकी जो बड़ी फौज है उसको। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझने की है, उसको समझ लीजिए। वो ये है कि जो आर्मी चीफ होता है या ज्वाइंट चीफ होता है या जो फील्ड मार्शल भी होता है, ये तमाम के तमाम जो लोग हैं या जो होते हैं ये एक सरकारी मुलाजम के हैं। एंड ऑफ द डे यू आर सर्वेंट ऑफ द स्टेट। लेकिन अब जो चीज़ की जा रही है इस आइन के अंदर, वहां पर फील्ड मार्शल का पर्सन स्पेसिफिक ओहदा तश्कील दिया जा रहा है जो आईनी होगा और उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। ये है सारा इसका गेम प्लान। यानी कि फील्ड मार्शल साहब का जो ओहदा है, ना सिर्फ वो तमाम अफवाज को कंट्रोल करेंगे, वज़ीर आज़म भी उनके काबू में होगा, चीफ जस्टिस भी उनके काबू में, आईनी अदालत भी उनके काबू में, बल्कि उनके ओहदे की जो तकरीम है, जो इज्जत है, वो एक आईनी ओहदे की होगी। वो कोई 5 सितारा जनरल को लामहदूद अख्तियारात देना, फिर आईनी ऑफिस या फिर कोई आईनी ओहदा या फिर ऐसा कोई माहौल क्रिएट करना जो कि उनके लिए ताकतवर तरीन शख्सियत उन्हें बना दे। इमरान रियाज कहते हैं कि जी असेंबली की मुद्दत भी बढ़ाई जाएगी। ये जरा सुने। वो कहते हैं जी असेंबली की मुद्दत 6 साल कर देंगे। 6 साल छोड़ें, 10 साल करें, 10 साल असेंबली की मुद्दत करें, अपने 10 साल पूरे करें, 10 साल या 20 साल करें असेंबली की मुद्दत। इन्होंने कौन सा दोबारा इलेक्शन लड़के वोट लेकर आना है? ये तो जिस दिन पाकिस्तान की अवाम ने डंडा उठाया और इनकी तशरीफ पे लगाया तो उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। ये इलेक्शनों से पाकिस्तान ठीक नहीं हो रहा। इलेक्शन तो इनको चोरी करना आ गया। इलेक्शन से पाकिस्तान अगर ठीक होता तो पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पाकिस्तान ठीक कर दिया था। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिख दिया था बड़ा बड़ा करके। आईनी तरमीम हो रही है जी, आजाद कश्मीर में हुकूमत तब्दील होने वाली है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग के जो मामलात थे वहां पर मामलात तय पा गए हैं। दोनों एक पेज पर आ गए हैं और वो जो मीडिया के ऊपर आप टकराव देखते थे वो टकराव तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि अब फंड्स भी जारी होंगे। लॉ ऑफिसर्स की भर्तियां जो होंगी उसमें पीपल्स पार्टी को हिस्सा भी दिया जाएगा और बहुत कुछ होगा। पावर शेयरिंग इसी को कहते हैं। और जब ये सारा खेल यहाँ पर बाहर रचाया जा रहा है तो इमरान खान जेल में बैठकर सलाउद्दीन अयूबी को पढ़ रहा है। वो वहां पर शेख इमरान हुसैन की किताबें पढ़ रहा है। शेख इमरान हुसैन उनके बारे में एक पैगाम भेजते हैं बैनुल अक़वामी स्कॉलर शेख इमरान को। सुने। I got the news that former Prime Minister Imran Khan is now reading my books in prison in Pakistan. And that gave me an idea. Sometimes these ideas come to me as a gift from Allah, that I should now write a new book. So now, having written the Quran and Russia's destiny,
I want to write a companion book to that, and I want to dedicate that book to Imran Khan, the captain of the team, former Prime Minister of Pakistan in prison. मुल्की सियासत में एक क्योस हो रहा है, जेल में इमरान खान किताबें पढ़ रहे हैं, उनके लिए पैगामात आ रहे हैं। नजम सेठी जो कि हुकूमत के करीब समझे जाते हैं, उनकी चिड़िया भी है, उन्हें खबर भी देती है, वो जो इस सारे सिनेरियो के ऊपर अपनी राय रखते हैं, अपने प्रोग्राम में जो जिक्र करते हैं, ये बड़ा अहम है। ये सुने और वो देखें कि वो बता रहे हैं कि ये हुकूमत किस तरह अनपॉपुलर हो गई है, ये निजाम किस तरह अनपॉपुलर हो गया है, और अवाम इस जमहूरियत को जमहूरियत ही नहीं समझ रही, जिसकी वजह से ये आर्टिकल 243 इस आईनी तरमीम का एक अहम मुद्दा है, और इस अहम मुद्दे के ऊपर सियासी जमातें एग्री हो गई हैं और अवाम में किस कदर अनपॉपुलर हो गई हैं। जरा नजम सेठी साहब को समाअत फरमाएं। फैसले हो गए हैं। अच्छा। 2-3 किस्म के। एक ये कि जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, वो नहीं चलती। सियासी जमातें डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। जो पावर में है वो 30 साल से आ रही हैं, जा रही हैं, वो डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं, इसीलिए इल्जाम लगता है 47 फॉर्म का। और जो बाहर है वो जब पावर में थी तो वो भी 47 फॉर्म में थी एक किस्म की, ऐसी है, बिल्कुल वैसी है। तो वो भी जब आ गए तो वो भी डिक्टेटर बन गए, अब ये भी आ गए हैं, ये भी डिक्टेटर है। अच्छा। तो ये हकीकत है। सब चाहते हैं डेमोक्रेसी, मगर एक्चुअली डेमोक्रेसी, इनका ये मौका है कि डेमोक्रेसी चलती नहीं है। और अब मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि आवाम के दिलों में भी ये एक खदशा है कि शायद डेमोक्रेसी चलती नहीं है, क्योंकि जब भी जमहूरियत की फॉर्म में आई है तो उसने डिलीवर कुछ नहीं किया। जब सियासी जमातें इस कदर अनपॉपुलर हो जाए तो उनके पास अवाम की आवाज को दबाने का एक ही रास्ता बाकी बचता है, और वो होता है तशद्दुद का, मार कुटाई का और ताकत के इस्तेमाल का। ताकत का इस्तेमाल डी चौक, कश्मीर और फिर मुरीद के में हुआ। मुरीद के में जो हालात इस वक्त अभी तक अनक्लियर हैं, उनके कायद कहां पर हैं, वो कारकुनान कहां पर गए, लाशों की बातें होती रही, वो कहां पर गई। उनके वकील सामने आते हैं, अदालत में खड़े होकर वो बताते हैं कि इस वक्त किस कदर जुल्म हुआ, लाहिकीन के साथ क्या सलूक हुआ। जरा ये उनके वकील की राय सुन ले। महाजे उसके ऊपर हैं। आपके पास अभी तक कितने लोग हैं जो गायब हैं और कितने लवाहिकीन पहुंचे हैं जिनके लोग जो है वो शहीद हुए हैं? अदादो शुमार आपके पास जो रिटर्न है, जो सबूत के साथ हैं, वो कितने हैं? 24 मेरे रिटर्न सबूत हैं मेरे पास, जिनके लवाहिकीन जो है वो मौजूद हैं। उनमें से 6 की बॉडीज मिल गई हैं, 8 यहाँ मौजूद हैं, और बकिया जो है वो इस डर की वजह से कि इंतजामिया उन्हें प्रेशर दे रही है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूं, आपकी शायद रूह कांप जाएगी कि सैयद हशमतुल्लाह शहीद हुआ, उसकी डेड बॉडी लेकर गुरसा जा रहे थे, उन गुरसा को उठा लिया गया, 2 भाई 2 बहनों पे पर्चे दे दिए गए, उस डेड बॉडी को जो है ना वो कहीं छुपा दिया गया, और फिर उन पर इतना तशद्दुद किया गया, और डॉक्यूमेंटेड बातें हैं सारी, ये इसके इतना तशद्दुद किया गया कि एक बहन का मिसकैरेज हो गया, वो प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज हो गया, इतना मारा गया। और उन खवातीन को रात को मर्द मारते हैं, और मर्दों के पुलिस स्टेशन में उन्हें रखा गया, फिर उनकी जमानत की गई तो दूसरे पर्चे में उनको उठा लिया गया। तशद्दुद की वजह मैं बताता हूँ। 3271 एक FIR है नवाकोट की, उसमें ये लिखा गया है कि सैयद हशमतुल्लाह और सैफुल्लाह जो 2 लोग शहीद हुए हैं, उन्हें साद रजवी ने गोली मारी और अनस रजवी ने पांव पे फायर मारा और एक ने सर पे फायर मारा। उन दोनों पे तशद्दुद करके पूरी फैमिली पे उन्हें यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी छूटने की एक ही सूरत है कि तुम बयान दो कि तुम्हारे भाई को साद रिजवी और अनस रिजवी ने मारा। ये मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई है, और वो मेरे दफ्तर या इस तरह कहीं भी मुलाकात होगी, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। ठीक है, तो बताइए इस कंडीशन में आप ये सवाल जो करते हैं, ये लवाहिकीन आ नहीं रहे तो क्यों आएंगे वो? और जो आ रहे हैं इनके घरों पे भी रात को पुलिस गई है। मैंने DIG को शिकायत की, उसने कहा कि हम उनको मना करते हैं कि आपको तंग नहीं करेंगे। एक भाई आए, तीफी भट्ट जो कि बदनाम जमाना एक मुलजम था, और उससे दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। पाकिस्तान लाकर पुरस्रार तौर पर उनका इनकाउंटर हो गया, और इनकाउंटर के बाद इंटरपोल के जरिए इंटरपोल के सामने हमारी जो इमेज बनी थी वो एक सवालिया निशान थी, और अपनी जान पर खेल कर मुबैना तौर पर गिरफ्तार करने वाला जो DSP था, उनकी बेटी और अहलिया गायब हो चुकी है। वो कहां पर हैं किसी को कुछ नहीं पता नहीं। इससे पहले NCCI के कुछ लोग गायब हो गए थे, और बाद में पता चला कि वो एक एजेंसी का नाम इस्तेमाल करके करप्शन कर रहे थे। अब उन लोगों का मामला यकसू हुआ, उनसे इस्तीफे वगैरह लिए गए, मगर इस वक्त फिर एक DSP, और मुबैना तौर पर ये वो DSP है जिसने तीफी भट्ट को अपनी जान पर खेलकर दुबई से पाकिस्तान लाया था। उनकी अहलिया और बेटी गायब हो गई हैं। अजहर सैयद कॉलमिस्ट हैं, वो ये लिखते हैं, तीफी भट्ट ग्रुप रियासत से टकरा गया है। पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले तीफी भट्ट को जो DSP दुबई से गिरफ्तार करके लाया था, उसकी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया गया है। ट्रकों वाला खानदान की 3 नस्लें कत्ल करने वाला ग्रुप अब भुगतेगा। ये एक खौफनाक है कि रियासत के अंदर से CCD ने एक कलामिया जारी किया, और बड़ा अच्छा था
कि डाला कल्चर प्रमोट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। यहां पर घरों के ऊपर मोर्चे जो बनाए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दुश्मनदारियों का जो कल्चर है ये खत्म होना चाहिए। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया स्टेट ऑफिशियल के तौर पर बैठ करके, अगर आपकी ज्यादा दुश्मनी है तो आप मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएं। ये एक रियासत की सरकारी मुलाजिम ये नहीं कह सकता कि आप चले जाएं। बहरहाल उन्होंने कह दिया, साहिब इख्तियार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। कहने के बाद जी अब रियासत के अंदर जो लोग हैं जो दुश्मनदार नहीं है, जो सरकार की खिदमत कर रहे हैं, जो अपनी जान पर खेल कर मुल्जिमों को पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी इसके ऊपर सिफारिश उन्होंने की थी। आखिर में सदीक जान साहब इमरान खान साहब की तहरीक के हवाले से, उनके नामजद करदा लोगों के हवाले से और फिर सोहेल अफरीदी के हवाले से जो एक क्योस है खान साहब की तहरीक के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, कोई बड़ा लाए अमल सामने नहीं आ रहा। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर अपोजिशन क्या कर रही है, सदीक जान साहब की राय, ये आखिर में राय समात फरमाए कि फैसला साजी सोहेल अफरीदी के हाथ में नहीं है, फैसला साजी महमूद खान चकज़ई साहब के हाथ में है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इख्तियार महमूद खान चकज़ई साहब को दिया है। लेकिन महमूद खान चकज़ई साहब जो है वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया टॉक्स कर रहे हैं। महमूद खान चकज़ई साहब अभी तक कोई ठोस लाए अमल मज़ामत का देने में नाकाम नजर आते हैं। या तो उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते और वो बता नहीं रहे, और उनके जहन में कोई प्लान है जो अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया। लेकिन जो अब तक उन्होंने गुफ्तगू की है, जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, उसमें महमूद खान चकज़ई साहब के पास कोई मज़ामत का प्लान नहीं है। महमूद खान चकज़ई साहब जो है उन्होंने कहा कि हम जलसे करेंगे। पहला जलसा जो कोयटा में होना था उसकी इजाज़त ही नहीं मिली। ये बात तो तय है कि आपको जलसों की इजाज़त नहीं मिलेगी। और महमूद खान चकज़ई साहब इस वक्त जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें उसके मुताबिक तो उनका प्लान बड़ा लंबा लग रहा है कि जैसे उन्होंने 2 साल तहरीक चलानी है। भाई इमरान खान जेल के अंदर है, केसेस उसके लग नहीं रहे, 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, चीज़ें और खराब होने जा रही हैं और आपके पास प्रैक्टिकल कुछ करने का लाहे अमल नहीं है।